गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन क्या है? द्वितीय से ही आपको समझ में आता है कि दो, द्वितीय अर्थात दो। ठीक है, तो जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ किया जाए जिसमें पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो, तो इन्हें हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या है? दो एक समान ही व्यंजन रहेंगे, दो एक समान व्यंजन रहेंगे जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित रहेगा अर्थात उसमें स्वर नहीं रहेगा और दूसरा स्वर के सहित रहेगा, तो वो द्वितीय व्यंजन कहलाता है। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है पक्का। ठीक है, तो इसमें देखिए पक्का, इसमें आधा क और पूरा क है। तो जो पहला वाला क है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है और दूसरे वाले क के नीचे हलंत नहीं लगा हुआ है। अर्थात जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा रहता है तो उसमें से स्वर हट जाता है, वह स्वर रहित हो जाता है, और जिसमें हलंत नहीं लगा है वह स्वर के साथ है। तो द्वितीय व्यंजन क्या है? एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग होगा और उसमें एक रहेगा स्वर के साथ और दूसरा रहेगा स्वर के बिना। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है मक्का। आप देखते होंगे म, उसके बाद आधा क और पूरा का। तो आधा क जो है वो स्वर रहित है और दूसरे वाले क में स्वर है। इसके बाद दिया हुआ है सच्चा, बच्चा। तो च और च जो है इसमें एक स्वर के साथ है और दूसरा स्वर के बिना। ध्यान रहे कि पहला वाला जो रहेगा वह आधा च जो दिया हुआ है वो स्वर के बिना है और दूसरा जो है वह स्वर के सहित है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण हैं, चप्पल, गुप्पी, चुप्पी। इस प्रकार बच्चा, सच्चा, मक्का, लल्ला, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। अर्थात एक ही व्यंजन का दो बार प्रयोग रहेगा जिसमें एक स्वर के साथ और दूसरा स्वर के बिना। ठीक है, जो पहला वाला रहेगा जिसमें हलंत लगा है वो स्वर के बिना रहेगा और जिसमें हलंत नहीं लगा है वह स्वर के साथ रहेगा। इस प्रकार ये हुआ द्वितीय व्यंजन। आगे हम देखते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्त अक्षर, आपको क्या देखना है? यहाँ पे संयुक्त व्यंजन नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? संयुक्ताक्षर। दोनों में काफ़ी अंतर है। संयुक्त व्यंजन का यहाँ पे तात्पर्य रहता है कि जो दो व्यंजन वर्णों से मिलके बना हुआ है तो वे संयुक्त व्यंजन है। अक्षर त्र, ज्ञ और श्र, द। इस प्रकार यहाँ पे संयुक्ताक्षर है ऐसे अक्षर जो दो अलग अलग व्यंजनों का प्रयोग करके बने होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग व्यंजनों का प्रयोग करके बना होता है, तो वे संयुक्ताक्षर। कैसे? जब किसी शब्द में दो अलग अलग व्यंजनों का एक साथ प्रयोग हो एवं उनमें पहले वाला व्यंजन स्वर सहित और दूसरा पहले वाला व्यंजन क्या रहेगा? स्वर रहित और स्वर के सहित रहेगा, तो वह संयुक्ताक्षर होगा। इस प्रकार क्या हुआ? यहाँ देखते हैं कि पहला क्या है? व्यंजन स्वर के बिना रहेगा और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ रहेगा। यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे दिया है सत्कार, स। उसके बाद आप देखते होंगे त और क जुड़ा हुआ है, तो जो आधा त है उसमें स्वर नहीं है और क में स्वर है। इसी प्रकार वाक्य, इसमें जो क और य है उसमें जो क है वो हलंत लगा है, आधा है वो स्वर के बिना है और जो य है वो स्वर के साथ है। तो इसमें आप थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन दोनों में एक जो अक्षर है वो स्वर के बिना है और दूसरा जो अक्षर है वह स्वर के साथ है, लेकिन द्वित्व व्यंजन में एक ही वर्ण दो बार आएगा जिसमें एक स्वर के बिना और दूसरा स्वर के साथ, और संयुक्ताक्षर में एक ही वर्ण बार बार नहीं आएगा, इसमें दो अलग अलग वर्ण आएंगे जिसमें एक स्वर के साथ रहेगा और दूसरा स्वर के बिना रहेगा। यही दोनों में अंतर है। तो आगे हम देखते हैं
र की रेफ एवं री की मात्रा। अब र का भी प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है, आइए हम देखें। पहला इसमें दिया हुआ है ऊर्ध्व रेफ, है ना। जब र स्वर रहित होता है तो वे अपना आकार बदलकर अपने स्थान के बाईं ओर के ऊपर लग जाते हैं। जब क्या होता है, र स्वर के बिना होगा तो अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्व रेफ, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जब रेफ का क्या है, दूसरा रूप क्या होगा, पदेन रेफ। पहला हमने क्या पढ़ा, ऊर्ध्व रेफ, अगले वर्ण के ऊपर लग जाएगा जब आधा र रहेगा। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, पदेन रेफ, ठीक है। पदेन मतलब पैर में लगा हुआ। जब र पूरा हो परंतु उसकी दाईं ओर का वर्ण आधा हो तब र अपना रूप बदलकर उस वर्ण के नीचे लग जाता है। यदि पाई वाला वर्ण हो तो यह नीचे दिखाई देता है, और यदि वर्ण गोलाकार हो तो यह दूसरे प्रकार से दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रकाश, ठीक है, प्रकाश, प्र, इसमें प आधा है और र पूरा है। इसके बाद है ड्रम, तो ड्रम, ड इसमें क्या है, ड्रम, आप बोल के देख सकते हैं, र पूरा है और ड आधा है। इस प्रकार अब तीसरा हम देखते हैं री की मात्रा। इसका उच्चारण भी र की तरह ही किया जाता है, अतः इसे भी र के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कृपा, आप उच्चारण करके देखेंगे, इसमें जो र है री, इसमें री की मात्रा के रूप में है। प्रकृति, इसमें री आ रहा है, बिल्कुल पूरा र नहीं है। अब हम उदाहरण समझते हैं। ऊर्ध्व रेफ क्या होता है, इसमें ये क्या हो गया, ऊर्ध्व रेफ में र आधा होता है। जब र आधा होगा तो ऊर्ध्व रेफ लगेगा, और जब र पूरा होगा तो यह पदेन रेफ लगेगा, अर्थात पैर में लग जाएगा। आप देखेंगे कि जो गोल घुंडी वाले व्यंजन वर्ण हैं नीचे, जैसे कि ट, ऐसे गोल घुंडी लगा है, जैसे कि ड नीचे गोल घुंडी लगा है, ऐसे जो गोल घुंडी वाले व्यंजन वर्ण होते हैं उसमें पदेन रेफ लगाया जाता है। पैर में उनके पदेन रेफ, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पदेन रेफ लगा हुआ है नीचे गोल घुंडी वाले व्यंजन वर्णों में। और री की मात्रा कहाँ लगी हुई है, उसका भी उच्चारण र के प्रकार ही होता है। इसका क्या है, ऐसे वर्ण के नीचे, आपको वर्ण के नीचे दिखाई देगा। तो ये था र की मात्रा का प्रयोग। आगे हम देखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है, व्यंजनों को तोड़ना। क्या होता है, वर्णों को तोड़ देना। वर्ण विच्छेद, विच्छेद अर्थात अलग अलग करना। तो वर्णों को तोड़कर जब उसके मूल रूप में हम कर ले आते हैं तो वह वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात जो शब्द है उसमें से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना। किसी भी शब्द से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, कमल दिया हुआ है, क नीचे हलन, अर्थात उसमें से स्वर अलग हो गया। धन अ, धन म के नीचे भी हलंत है, अर्थात उसमें से स्वर अलग हो गया। ल नीचे हलंत है, अर्थात उसमें से स्वर अलग हो गए, बगल में लिख देंगे हम कलम। इसी प्रकार क्या है, कक्षा, देखते हैं, क हलंत धन अ, ये पूरा का हो गया हमारा। धन अक्षा धन आ, क्योंकि कक्षा छ में आ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए यहाँ पे आ लिखा गया है। अब एक और जब जहाँ पे संयुक्त व्यंजन होंगे उसे आप इस प्रकार अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे अक्षर क और श से मिल के बना है, उसके बाद हम इसमें उसकी मात्राओं को लगा सकते हैं। ये था आपका वर्ण विच्छेद, वर्णों को तोड़कर अलग अलग करना।
तो जब वर्णों को जब हम तोड़ेंगे तो उसमें हलंत लगाना अति आवश्यक होता है। अगर आप हलंत नहीं लगाते हैं तो वो पूरा वर्ण विच्छेद गलत हो जाता है। और ध्यान रहे, हलंत हमेशा व्यंजन वर्ण के नीचे ही लगेंगे, स्वर वर्णों के नीचे कभी हलंत नहीं लगेगा। स्वर वर्णों के नीचे कभी हलंत नहीं लगेगा, व्यंजन वर्ण के नीचे ही हलंत लगेंगे या व्यंजन वर्ण में ही हलंत लगेंगे। स्वर वर्ण में हलंत नहीं लगते हैं, किसमें लगेंगे? व्यंजन वर्ण में लगते हैं। ये था आपका वर्ण विच्छेद। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे।